इस कहानी के अंदर दिखाया जाएगा एक माइक नाम के लड़के को, जो कि एक नॉर्मल सा लड़का होता है, लेकिन किस्मत ने उसे चुना था कि वो एक बहुत ही बड़ा वॉरियर बने और बन जाए स्लेयर ऑफ द गॉड। यानी कि ये माइक नाम का लड़का आगे चल के बन जाएगा माइकल। यहाँ तक कि उसकी आंखें ठीक ना होने की वजह से वो तो देख भी नहीं सकता था। अब वो कैसे बन पाएगा माइक से माइकल, वो हम लोग इस कहानी के अंदर जानेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमें एक न्यूज को दिखाते हुए, जहाँ पर यह बताया जा रहा था कि आज रात का चांद बहुत ही ज्यादा साफ दिखाई देगा, जिसके बारे में एक्चुअली बताया है एस्ट्रोनॉमर्स ने। आज जो चांद की एक्टिविटी है वो एकदम बहुत ही ज्यादा क्लियर हो चुकी है। आसमान में ना तो कोई बादल है ना ही कोई पोल्यूशन, जिसकी वजह से उसे एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से देखा जा सकता है। जहां पर तभी छतों के ऊपर से जाता हुआ देख पाते हैं हम एक छोटे से बच्चे को, जो कि अपनी दूरबीन को अपने हाथों में लिए हुए था। और यही होता है हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है माइक, जो कि चांद के नजारे को अपनी आंखों से ही देख रहा था। लेकिन जैसे ही माइक ने यह नजारा देखा होता है, उसे अचानक से ही फील होता है जैसे कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्टैच्यू रखा हो और वो अचानक से चला गया हो किसी और ही दुनिया के अंदर। लेकिन एक्चुअल में ये कोई और दुनिया नहीं होती, बल्कि होता है उसी का ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड। माइक ये फील कर पा रहा था कि जैसे उसके सामने एक बहुत ही बड़े लेवल के गॉड्स आ गए हों, जिनको देखने की वजह से उसकी आंखों में कुछ हलचल होने लगी थी। इसकी वजह से उसे पावर्स तो मिल रही थी, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी जा रही थी। उसके साथ में ये हादसा होने के बाद अब हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम रोड साइड पर खड़े हुए काफी सारे लोगों को देख पाते हैं और उन्हीं में मौजूद होता है हमारा मैन कैरेक्टर माइक। इसकी आंखों की रोशनी चले जाने की वजह से वो अपनी आंखों पर हमेशा ही पट्टी बांध के रखता है, लेकिन उसका सेंस इतना ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है कि वो बिना प्रॉब्लम के कहीं पर भी और कैसे भी जा सकता है। तभी एक छोटी सी लड़की माइक से ये कहने लगती है, क्या आप मुझे ये रोड क्रॉस करा सकते हो? क्योंकि ज्यादा बाहर निकलने की वजह से उस बच्ची को डर लग रहा था। माइक को यह भी पता होता है कि कितने टाइम में यहाँ से आगे जाने वाली ग्रीन लाइट जल जाएगी। यहाँ पर जैसे ही ग्रीन लाइट जलती है तो उसका सिरेन स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से माइक को तुरंत ही पता चल जाता है कि अब वक्त आ चुका है रोड को क्रॉस करने का। इसी वजह से वो उस बच्ची का हाथ पकड़ता है और बेफिक्र होकर आगे जाने लगता है, अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, जैसे कि उसे किसी बात का डर ही ना हो। जिसके पीछे पीछे बाकी के लोग भी आने लगे थे और इस बंदे का एटीट्यूड देखकर तो सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये बंदा अंधा होने के बाद भी आखिर इतना ज्यादा कॉमिक कैसे चल सकता है? जिसके बाद फिर माइक यहाँ से जा रहा होता है और रास्ते में उसे काफी सारे उसी के ही, जो कि हर रोज ही उसे ऐसा करते हुए देखते हैं, लेकिन वो हमेशा ही शॉक्ड रह जाते हैं। माइक के रहने का तरीका सभी लोगों से एकदम ही अलग था। माइक सभी को बचपन से ही ये बताते आ रहा है कि उसने बचपन में देखा था मून एंजल को, जिसकी वजह से वो अंधा हो गया था। लेकिन आज तक कभी भी माइक की बातों पर किसी को यकीन भी नहीं हुआ। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये लड़का जानबूझकर अपने आप को अंधा बताता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि माइक की आंखों पर पट्टी बांधने के बाद भी वो बहुत ही आसानी के साथ में चल सकता था। जब एक ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे थे तो उनकी फुटबॉल जाके टकराने वाली होती है माइक से, लेकिन माइक ने अपने आप को उससे बचा लिया था पहले ही। जो बात सभी के लिए शॉकिंग थी कि आखिर ये अंधा ऐसा कैसे कर सकता है। हमें ये पता लगता है कि माइक आंखों से अंधा होने के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी उसके साथ में नहीं है। ये बात दूसरों के लिए जितनी ज्यादा परेशानी वाली होती है, माइक उतनी ही ज्यादा चिल तरीके से रहता है। उसे फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन उसके साथ में है और कौन नहीं। भले ही लोग उसे बुली करते हैं, लेकिन माइक को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इंसान तो इंसान, मछलियां भी उसके कैरेक्टर के बारे में जानती हैं कि ये लड़का कैसा है। और अब माइक फाइनली चलते हुए पहुंच जाता है अपने घर के नीचे, जहां पर उसका छोटा भाई लिन उसे बुला रहा था। इसके बाद फिर माइक अपने घर पर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी आंट के साथ में रहता है। उसकी आंट उसे कहती है, माइक तुम हमेशा ही इतना सारा सामान लेकर क्यों आ जाते हो? तुम्हें आखिर पता कैसे चलता है कि कौन सी चीज सही है और कौन गलत? माइक कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं केवल वेरीफाइड चीजों को ही खरीदता हूँ। आंट उसे कहने लगती है, तुम्हें अपनी टैलेंट को इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि कॉलेज जाना चाहिए। जिसके बाद फिर माइक के पास में उसका छोटा भाई लिन आ चुका था, जो कि उसे एक गॉगल देने लगता है। तुम इसको अपने पास में रखो। तब आंट बताती है, वैसे तुम्हारे डॉक्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं रूम के अंदर काफी समय से। इसलिए फिर माइक तुरंत ही पहुंच जाता है अपने ही डॉक्टर के सामने, जो कि उसकी आंखों का और उसके मेंटल हेल्थ का चेकअप कर रहे थे। वो कहते हैं, बहुत ही जल्द तुम्हारी आंखें देखने के काबिल हो जाएंगी। डॉक्टर कहते हैं, जैसे ही तुम्हारा ये सर्वे पूरा हो जाएगा तुम स्कूल भी जा पाओगे। वो पूछते हैं, क्या तुम्हें अभी भी लूसिड होता है? तो माइक कहता है, नहीं। डॉक्टर पूछते हैं, कहीं तुम्हें पहले के जैसे ड्रीम्स तो नहीं आते? तुम्हें नींद भी ठीक से आनी चाहिए और हेडेक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन माइक तो अपनी ही यादों में खोया हुआ था और वो हमें बताने लगता है आज से 100 साल पहले हुई एक घटना के बारे में, जब एंटार्क्टिका के अंदर एक बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके का फॉग आ गया था, जो कि पूरी दुनिया में ही इतनी ज्यादा हाई रेट के साथ में फैल रहा था से मानो ये पूरी दुनिया को ही खत्म करके रख देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो फॉग था वो सीधा जाके रुक गया था डेजिया के बॉर्डर के पास में। इस पूरी अर्थ के ऊपर जो सभ्यता एग्जिस्ट करती है वो सारी की सारी डीन है दाजिया की,
लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि आज से 100 साल पहले हुई घटना के बारे में आज किसी को कोई परवाह क्यों नहीं है। अगर इस फॉग के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अगर कोई भी उस फॉग के अंदर जाता है तो वो कभी भी वापस लौट के नहीं आता। आखिर ऐसा क्या है इस पूरी दुनिया में जो कि सभी की आंखों से छुपा है। बचपन में माइक के साथ में कुछ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए थे केवल उसे ठीक करने के लिए कि उसकी वजह से वो और भी ज्यादा खराब हो गया था। सभी लोगों को यही लग रहा था कि इस बच्चे को केवल इल्यूजन्स ही नजर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे अब नॉर्मल चीजें नॉर्मल होते गए तो माइक को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर उसे इस दुनिया के अंदर सर्वाइव करना है तो उसके लिए वो एक ही काम कर सकता है और वो है झूठ बोलना। क्योंकि आज भी उसके साथ में सब कुछ वैसे ही होता है जैसे कि उसके बचपन में हुआ करता था। बस फर्क केवल इतना है कि वो इसके बारे में किसी को भी अब बताता नहीं है। तभी डॉक्टर उसे ये पूछते हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि इस दुनिया में कहीं पर भी गॉड्स एग्जिस्ट करते होंगे? माइक कहता है, नहीं, मुझे इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। वो तो केवल मेरे दिमाग में इल्यूजन था जिस पर मुझे यकीन हो गया था। डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, और उसे अगला सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि इस दुनिया में मिथिकल मॉन्स्टर्स पाए जाते होंगे? तो माइक इसके बारे में सोचते हुए डॉक्टर को बताने लगता है, इस दुनिया में चारों तरफ ही फॉग फैला हुआ है केवल हमारे इस दाजिया सिटी को छोड़कर। मुझे नहीं पता कि उस फॉग वाली दुनिया में क्या एग्जिस्ट करता है और क्या नहीं। इसके बैकग्राउंड में हमें वाकई में दिखाए जाते हैं कुछ मिथिकल मॉन्स्टर्स जो कि टनल के अंदर काम कर रहे कुछ लोगों को जान से मारने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले ही तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है एक स्लेयर की, जो कि एक्चुअली में होती है मॉन्स्टर स्लेयर। और इसके पास में भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल की पावर्स और वेपन्स मौजूद थे। जिसके पास में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टिक होती है जिसकी मदद से उसने मॉन्स्टर्स को बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से मारना शुरू कर दिया था। उसका ये वेपन, ये कैरेक्टर और उसके मारने का तरीका एकदम ही लाजवाब था। और यहाँ के मॉन्स्टर्स को मारने के बाद तभी वो अपने साथियों को बताती है, मैंने टनल की ईस्ट में मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया, बाकी के जहाँ पर भी हो तुम लोग अपना काम संभाल लो। जिसके बाद फिर कई स्लेयर्स की टीम के और भी कई सारे मेंबर्स को दिखाया जाता है और इन लोगों के पास में भी एक्चुअली में होती है सुपरनैचुरल पावर्स, जिसकी मदद से वो यहाँ पर आने वाले मिथिकल मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करने लगते हैं। जहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि अपने अपने सोर्ड को निकाल के तैयार हो गए थे। इसके बाद फिर उन्होंने जैसे ही यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट किया था तो ये नजारा एकदम ही लाजवाब नजर आ रहा था। भले ये मॉन्स्टर कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, इन स्लेयर्स के सामने टिक पाने की ताकत उनके अंदर नहीं होती। जहाँ पर तभी हमारे सीन में एक और न्यू कैरेक्टर आ जाती है। इसके इस सोर्ड के स्लैशिंग की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पता भी नहीं चलता कि उसने मॉन्स्टर को कब जान से मार दिया। जहाँ पर तभी एक और बंदा आ जाता है जो कि असल में करता है स्नाइपिंग, और उसके स्नाइपिंग की स्किल्स इतनी ज्यादा गजब की है कि मॉन्स्टर्स के सामने एक पल भी टिक नहीं पाते। साथ ही साथ इसके पास में जो अमेजिंग तरीके के वेपन्स होते हैं उनसे बच पाना तो किसी भी मॉन्स्टर के बस की बात है ही नहीं। क्योंकि जैसे ही कुछ मॉन्स्टर्स यहाँ से बच के भागने की कोशिश कर रहे थे तो उस बंदे ने केवल एक ही धमाके के साथ में उन्हें फिनिश कर दिया था। लेकिन इन लोगों को अभी भी इस बात पर शक हो रहा था कि शायद अभी भी कुछ मॉन्स्टर रह गए हैं जो कि भागने की कोशिश कर रहे होंगे। और इन सारी की सारी चीजों के ऊपर नजर रखे हुए होता है इन सभी का एक मास्टरमाइंड जो कि पूरी सिटी में होने वाली हलचलों के बारे में अपने सभी साथियों को बताता है। और तभी हम इन लोगों की टीम के एक और कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम होता है लाउस, जो कि कुछ मॉन्स्टर्स का पीछा कर रहा था और उससे सिचुएशन के बारे में पूछा जाता है। लाउस कहता है, चिंता मत करो, बस मैं उन्हें खत्म करने ही वाला हूँ। लेकिन एक्चुअली में तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी होते हुए नजर आ ही नहीं रहा था, क्योंकि अब ये मॉन्स्टर ऊपर चढ़ते हुए सिटी में तबाही मचाने वाले थे। लाउस को काफी सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी उन तक पहुंचने के लिए, इसलिए वो मेहनत करने लगता है। और इन लोगों का लीडर ये बता रहा था, साथियों तुम लोगों को अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। वहां पर जितने भी बंदे फंसे हुए होते हैं वो इन सभी चीजों के बारे में ही भूल जाते हैं, क्योंकि इन स्लेयर्स के पास में ऐसी ऐसी इक्विपमेंट्स मौजूद थी। और अब सभी लोगों की निगाहें होती हैं लाउस के ऊपर कि तुम्हें जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना होगा, क्योंकि अब केवल वही बचा हुआ था जिसने मॉन्स्टर्स को नहीं मारा। लाउस कहने लगता है, बस मुझे थोड़ा सा समय और दो, मैं इन सभी हरामियों को मारने ही वाला हूँ। तभी लाउस की एक साथी कहती है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आऊं? लाउस मना करते हैं, लेकिन वो तुरंत ही वहां पर आ जाती है। इसने अपने फ्लाइंग फायर स्पीयर की मदद से तुरंत ही इन मॉन्स्टर्स की बैंड बजाना शुरू कर दिया था। उसने चंद पलों के अंदर ही 2 मॉन्स्टर्स को मार दिया था। सबसे लास्ट में जो बचा हुआ था उसे मारने के बारे में सोचता है लाउस, लेकिन वो बंदी एक्शन बाजी दिखाते हुए जाती है और उस मॉन्स्टर का काम तमाम ही कर देती है। लाउस नाराज होते हुए कहता है, कम से कम कुछ तो बचने दिया करो मेरे लिए, या फिर मैं केवल नाम का ही स्लेयर हूँ जिसको कुछ भी स्ले करने को नहीं मिलता। जो डॉक्टर माइक का इलाज कर रहा था वो भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं होता, उसके भी काफी सारे कनेक्शंस होते हैं, क्योंकि वो जैसे ही माइक का चेकअप करने के बाद यहाँ से चला जाता है तो फिर उसके बाद माइक ने कर लिया होता है अपना डिनर। खाना खाते हुए आंट उसे पूछने लगती है, माइक वैसे डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा? माइक बताता है, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी आंखें एकदम ही साफ है और मेरा हेड भी एकदम ठीक है। आंट कहती है, फिर तुम अपनी स्कूल कब से जा पाओगे? लेकिन जब तुम स्कूल जाओगे तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो लोग दोबारा से तुम्हें बुली ना करें। तो लिन कहने लगता है, भाई मैं भी तुम्हारे साथ में कल स्कूल चलूंगा। माइक कहता है, रहने दो, मुझ पर भरोसा करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अब तो वक्त आ चुका है मेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का। डिनर करने के बाद अब माइक वापस से आ चुका होता है अपने ही रूम के अंदर और वो सोच रहा होता है, आंट, डॉक्टर और लिन प्लीज मुझे माफ करना,
क्योंकि मैंने आप सभी से झूठ बोला था, क्योंकि अभी भी माइक की आईसाइट एकदम ठीक नहीं हुई थी। उसे इन बातों के बारे में सोचते हुए पता नहीं कितना सारा समय निकल गया, लेकिन आज भी उसे वही डिल्यूजन्स आते हैं और उसे वही गॉडेस भी नजर आती है। माइक अपने उसी दर्द को याद करते हुए तड़प रहा था। माइक को लगता है मेरे पास में इस दुनिया के लिए बहुत ही सवाल हैं, लेकिन आखिर उनका जवाब मुझे कौन देगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। सबसे पहला ये है कि उस एंजल ने माइक की आंखों को आखिर क्यों जला दिया था। इसके 5 सालों के बाद उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ गई कि वो अपने आसपास रहने वाली सारी की सारी चीजों को डिटेक्ट कर सके। आंखें बंद होने के बाद भी वो अपने आसपास की चीजों को सेंस कर सके। वैसे तो डॉक्टर ली के ऊपर भी शक होता है कि वो भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई नॉर्मल डॉक्टर होता तो वो इस तरीके के सवाल ही नहीं पूछता जो कि मेडिकल से बिलोंग करते ही नहीं। वो हमेशा ही मुझसे बहुत ही अजीब तरीके के सवाल पूछता है, और इन सारी की सारी चीजों जो कि शुरुआत हुई थी आज से 5 साल पहले एक ड्रीम के साथ में। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है माइक का क्यू ड्रीम, जिसके अंदर वो अपने आप को इमेजिन कर पाता है एक ऐसे फॉग के अंदर जहाँ पर चारों तरफ ही बनी हुई है मिस्टीरियस बिल्डिंग्स और रहते हैं मिस्टीरियस क्रीचर्स, जो कई बार अपनी आंखों के सामने मिस्टीरियस बिल्डिंग को देख चुका है, लेकिन आज तक कभी भी वो इस बात का पता नहीं लगा पाया कि असल में इसके अंदर क्या है। इसकी वजह से अब इस बार माइक पहुंच गया होता है उसी डोर के ही सामने, जिसको एक्चुअली में कहते हैं असाइलम। होता है कि क्या वाकई में के अंदर उसे गॉड्स देखने को मिल भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने के चांसेस वैसे ही हैं जैसे कि पानी के ऊपर चलना हो। लेकिन माइक ने इस बात को डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस डोर को खोल के ही रहेगा। लेकिन डोर को टच करते ही यहाँ पर चारों तरफ ही हलचल होने लगी थी। माइक कह रहा था, इन बीते हुए 5 सालों में मैं आज तक कभी भी इतने करीब नहीं आ पाया। इन 5 सालों में मैंने कभी भी डोर पर अपना हाथ नहीं लगाया। इन 5 सालों में मैंने कभी भी जवाब जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उन सभी के जवाब मुझे मिलेंगे। इसी ड्रीम के ही अंदर वो उसके लॉक को क्रैक करने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उस डोर को ओपन कर सके। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माइक आज काफी दिनों के बाद जा रहा था अपने स्कूल। उसने स्कूल के अंदर भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखी थी, लेकिन वो इस तरीके से चलते जा रहा था जैसे कि ये सारी की सारी चीजें उसके लिए नॉर्मल हो। देखने वालों के लिए ये बात जरा सी भी नॉर्मल नहीं थी। वो लोग ये कह रहे थे, आखिर कोई भी अंधा बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके बाद फिर माइक अपने क्लास में पहुंच जाता है और मिलता है अपने क्लासमेट से। लेकिन यहाँ पर तो और भी कुछ लड़के होते हैं जो कि उसके दोस्त बनना चाहते थे। इनकी बातों को सुनकर माइक ये कहने लगता है, वैसे क्या तुम लोग मुझे जानते हो। उसके साथ वाली लड़की उसे ये बताती है, तुम्हारी आंट ने हमसे काफी समय पहले कहा था तुम्हारा दोस्त बनने के लिए। इसी वजह से ये सभी के सभी लोग माइक के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते हैं। माइक ये कह रहा था, मुझे स्टडी में कड़ी मेहनत करनी होगी और उन सारी चीजों के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर उसके साथ में क्या हुआ और यह क्या हो रहा है। इसके बाद अब वो अपनी क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा था वो होता है इस दुनिया में चारों तरफ फैले हुए फॉग के बारे में। लेकिन माइक के अलावा किसी को भी इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं होता। केवल माइक ही इस बारे में अच्छे तरीके से पढ़ता है और कहता है, मैं अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा बेहतर बनाऊंगा। जिसके बाद अब रात हो जाती है और हम देख पाते हैं माइक और उसके दोस्तों को, जो कि एक्चुअली में माइक को उसके घर पर छोड़ने के लिए जा रहे थे। लेकिन माइक उन लोगों से कहने लगता है, यकीन करो मैं अपने आप ही अपने घर पर पहुंच जाऊंगा। तो उसके क्लासमेट्स उसे कहने लगते हैं, चिंता मत करो माइक, हम तुम्हारे साथ में हैं। जब हमने तुम्हारी आंट से वादा किया है कि हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे तो हम उसे पूरा भी करेंगे। लेकिन माइक तो कुछ और ही सोच रहा था कि पता नहीं लोग मुझे बीमार क्यों समझते ही क्यों हैं, क्योंकि वो तो नॉर्मल बिहेव कर सकता है और नॉर्मली अपने सारे कामों को भी कर सकता है। माइक के साथ में जो लड़के होते हैं वो अपने स्कूल की एक काफी ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था जो उनके साथ में होने वाला था। उसके बाद यहाँ पर रास्ते में एक बंदे का घर आ चुका था, इसलिए वो कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो छोड़ने के बाद जैसे ही ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर तभी इनके साथ की लड़की ये कहती है, वैसे तुम लोगों को यहाँ पर अजीब सी स्मेल नहीं आ रही? और ये स्मेल एक्चुअली में आ रही होती है यहाँ पर आ चुके मॉन्स्टर्स की वजह से, जिस स्मेल की वजह से सभी को उल्टी तक होने लगी। इसके बाद अब इन लोगों के सामने पलक झपकते ही आने लगते हैं मॉन्स्टर। नजारा देखकर इन सभी लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि ये मॉन्स्टर देखने में इतने ज्यादा खतरनाक और डेडली नजर आ रहे थे कि इन्हें देखकर कोई भी अपनी पैंट को गीली कर सकता है। इसके बारे में तुरंत ही खबर दे दी जाती है लाउस को। भी हाल ही में सिटी की गलियों में कुछ मॉन्स्टर्स के बारे में पता चला है, जहाँ पर कुछ लोगों की जान भी खतरे में है। इसी वजह से जल्दी से उन्हें बचाने के लिए लाउस को बात के बारे में पता चलते ही लाउस तुरंत ही निकल जाता है उसी रास्ते पर। लाउस से ये कहा जाता है, जितना जल्दी हो सके तुम्हें लोकेशन पर पहुंचना होगा। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है उस लड़के को जो कि माइक से अलविदा लेकर अपने घर पर जा रहा था, लेकिन वो तो बहुत ही तेजी के साथ में भागता हुआ आता है और अपने दोस्तों को धक्का देकर ही आगे चला जाता है, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर आ चुका होता है एक मॉन्स्टर। इसे रोकने के लिए तभी सामने आ जाता है माइक। अब अपने साथी से कहता है, यहाँ से भागो, इन्हें मैं हैंडल कर लूंगा। माइक भी तुरंत ही यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन माइक अभी उतना ठीक तरीके से भाग भी नहीं पा रहा था। इसकी वजह से एक मॉन्स्टर तो उसकी जान लेने के लिए ही उसके पीछे पड़ जाता है। माइक जब भागते हुए ही जा रहा था तो
तो फिर दोबारा से उसके सामने एक दूसरा मॉन्स्टर भी आ गया था जो खा रहा होता है एक इंसान का हाथ को। माइक देखता है कि आगे और पीछे दोनों ही तरफ से उसे घेर लिया गया है मॉन्स्टर से, जहां पर फिर तभी हम देख पाते हैं लाउस को, जिसने उस लोकेशन के चारों तरफ ही एक ऐसे बैरियर को बना दिया था कि उसके बाहर इंसान तो जा पाएंगे लेकिन ये मॉन्स्टर निकल नहीं पाएंगे, जिसको देखकर सिटी के लोग चौंक जाते हैं कि आखिर उनके सामने ये क्या आ गया। लाउस के बाकी के सभी साथियों को भी मिशन दे दिया गया था कि जल्दी से लोकेशन पर पहुंचो। लाउस से भी कहा जाता है बैरियर को बनाने के बाद तुरंत ही बैटलफील्ड में आ जाओ, जहां पर फिर तभी हम देख पाते हैं माइक को, जिसके हाथ में वेपन के नाम पर होती है केवल एक स्टिक और उसके सामने होता है भूखा दरिंदा मॉन्स्टर। इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है माइक। ये कह रहा था, बचपन में मैंने जब चांद को देखा था तो उसकी वजह से, उस छत से नीचे गिरने की वजह से मेरी आंखें चली गई थी, जिसकी वजह से दुनिया वालों को ये लग रहा था कि मैं पागल हो चुका हूँ। लेकिन मैं जिन मॉन्स्टर्स के बारे में बात किया करता था आज तो वो मेरे सामने ही आ गए हैं। मेरे स्कूल का पहला दिन था और देखो आज मेरे साथ में ये क्या हो रहा है। ये मॉन्स्टर अपनी पूरी जान लगा रहा था माइक को मारने के लिए। माइक कहने लगता है, आज मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा था। दोस्तों में आकर तुम जैसे घिनौने मॉन्स्टर्स के हाथों कैसे मर सकता हूँ। माइक भले ही फाइट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन है तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही। लेकिन धीरे धीरे करके माइक का गुस्सा और उसकी ताकत बढ़ने लगी थी। रिफ्लेक्शंस भी अब पहले से ज्यादा फास्ट हो गए थे, जिसकी वजह से तभी उसकी आंखों से वो पट्टी निकल गई थी और माइक ने अपनी पूरी जान लगाकर वो पंच हिट कर दिया था उसी मॉन्स्टर के ऊपर, जिसके साथ साथ माइक देख पाता है असाइलम को भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है इसी तरीके से, जहां पर तभी ये मॉन्स्टर अपने दांतों की मदद से घायल कर देता है माइक को उसके कंधे पर काट के। लेकिन माइक अपनी ताकत को लगाता है और अपनी रॉड को गुस्सा देता है उसी मॉन्स्टर के पेट में, जो नजारा देखते ही एक और मॉन्स्टर आ गया तो उस पर हमला करने के लिए, जो उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन माइक यूज कर रहा था केवल अपनी फिजिकल पावर को, उसके साथ साथ वो अपने मन के अंदर असाइलम को भी तोड़ रहा था। माइक जितनी बार भी मॉन्स्टर को मार रहा था, उन पर पंच मार रहा था, उतनी बार ही हिट हो रहे थे असाइलम ऑफ द गॉड के लॉक के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि जकड़ लेते हैं माइक को। उसे बहुत ही भी तरीके से पकड़ लिए थे उसे जान से मारने के लिए। लेकिन तभी ऐसा करते हुए माइक ने फाइनली ओपन कर ही लिया होता है असाइलम। आखिर का सारा नजारा देख रहे होते हैं एक गॉडेस। लेकिन ऐसा होते ही माइक के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी और पावर्स आ जाते हैं कि उसकी आंखों से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेजर बीम निकलती है जो सीधी जाके लग रही थी आसमान को। उसका टेम्परेचर भी इतना ज्यादा हाई था कि आसपास का कांच भी पिघल रहा था। नजारे को लाउस ने भी देख लिया था, इसी वजह से वो उसी तरफ ही जा रहा था देखने के लिए। उसके साथ साथ बाकी के भी स्लेयर्स ये नजारा देख रहे थे और वो एनर्जी को भी फील करते हुए ये कहने लगते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी नई ताकत ने नया जन्म लिया हो, क्योंकि ये तो एक्चुअली में होती है एक डिवाइन पावर। इसके बारे में इन सभी स्लेयर्स का बॉस भी यही बताता है, हाँ ये है डिवाइन पावर। इसका अचानक से ही अपीयर हो जाना ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। उसकी ताकतों में शामिल है बर्निंग सीक्रेट, फिजिकल स्ट्रेंथ और साथ ही साथ ब्रेथ ऑफ क्रिएशन। ये सारी की सारी चीजें मिलकर एक ऐसी चीज का निर्माण कर रही थी जैसे कि मानो किसी एक नए गॉड का जन्म हो रहा हो, जिसको एक्चुअली में कहते हैं माइकल द किंग ऑफ एंजल्स। जैसे कि फाइनली हमारा माइक बन चुका होता है द गॉड ऑफ माइकल। उसके बारे में ये कहा जा रहा था ये डिवाइन एजेंट आ चुका है अपने नए अवतार में। इसकी वजह से हम देख पाते हैं कि माइक की आंखें एकदम से ही सही हो गई थी। वो पहले की तुलना में अब कई गुना ज्यादा साफ देख सकता था। कब इसी के साथ साथ उसने खोल लिया होता है असाइलम ऑफ द गॉड के डोर को, के अंदर एक्चुअली में होते हैं 6 सीक्रेट रूम्स जो कि एक्चुअली में बिलोंग करते हैं 6 नए डेप्टर्स से। माइक की बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी उसे देखकर तो ये मॉन्स्टर भी डर रहे थे, जो कि तभी अचानक से ही आने लगते हैं माइक पर हमला करने के लिए। लेकिन नई पावर्स और नया विजुअल आ जाने की वजह से उसके रिफ्लेक्शंस और पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गए थे कि माइक के केवल एक छोटा सा हिट करने से ही ये मॉन्स्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। इस मोमेंट पर तभी दूसरे मॉन्स्टर ने भी उस पर अपना हमला कर दिया था। इसके हमले से माइक बच जाता है और कहता है, आ जाओ जरा मैं तुम्हें देख लूं। माइक एकदम ही हमला कर रहा होता है मून गॉड के जैसे, यानी कि अब इस कहानी के अंदर आ चुका होता है एक नया मोड। एक इतना ब्रूटली इन डीमंस को मार रहा था कि ये मॉन्स्टर भी किसी इंसान को इतना ब्रूटली ना मारे। उसके हाथ में केवल एक छोटी सी रॉड होती है जिसकी मदद से उसने डीमंस का ही सफाया कर दिया था। लेकिन अभी भी उनकी संख्या कम नहीं होती, जो कि लगातार ही आते जाते रहते थे माइक को मारने के लिए। इसके बाद तो द गॉड ऑफ माइकल ने यहाँ पर जैसे ही अपना जलवा दिखाना शुरू किया था कि कोई भी फैन बन जाएगा उसके फाइटिंग स्टाइल्स को देखकर। उसे केवल एक बार अपने वेपन को यूज करना पड़ रहा था इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। उसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा होती है कि उसने चंद पलों में ही कत्लेआम मचा के रख दिया था। लेकिन अब जो सबसे लास्ट में एक और मॉन्स्टर बचा हुआ था वो गुस्से के साथ में आने लगता है माइक पर हमला करने के लिए, जहां पर तभी अब एंट्री हो चुकी होती है लाउस की, जो कि बहुत ही तेजी के साथ में जाता है और शानदार तरीके से मारने लगता है उस मॉन्स्टर को, जिससे कि आखिरकार लाउस को भी मौका मिल गया था मॉन्स्टर्स को मारने का। एक एक करके मॉन्स्टर्स को मार रहा था, उनके टुकड़े टुकड़े कर रहा था। लाउस का फाइटिंग स्टाइल और किलिंग स्टाइल इतना ज्यादा यूनिक होता है कि चंद पलों में ही कब उसने मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर दिया इसके बारे में पता भी नहीं चलता।
जो सारी की सारी चीजें हो चुकी होती हैं माइक की आंखों के सामने। लाउज कहता है, बच्चे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने कैसा काम किया? माइक कहता है, हाँ बढ़िया किया, और आप तो वैसे भी हैंडसम हो। जिससे कि लाउज ये कहने लगता है, लड़के क्या तुम भी मेरे जैसे बनना चाहते हो? लेकिन माइक ने सीधा उसके मुंह पर मना कर दिया था, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, और बड़े ही स्टाइल के साथ में वापस से जाने लगा था। अगर आप लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हो तो जल्द से जल्द इस वीडियो के ऊपर 300 कमेंट्स कर दो। और हाँ गाइस, काफी लोग पूछ रहे हैं कि बाकी एनिमे या दूसरी सीरीज के अगले पार्ट्स आखिर कब आएंगे। तो सुनो, मैं हर एक एनिमे या सीरीज को लगातार एक्सप्लेन नहीं करता जब तक उस पर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स न मिले। जैसे वैम्पायर लॉर्ड, उसका सिर्फ एपिसोड 1 मिला, बाकी एपिसोड्स इंग्लिश में मिले ही नहीं, और एंगेजमेंट भी उतना अच्छा नहीं था, इसलिए उसे वहीं रोकना पड़ा। अब बात करें स्टेलर स्टार की, तो इसका एपिसोड 1 से एपिसोड 5 तक पूरा कंटेंट तैयार है, और हाँ कुछ एपिसोड चैनल पर आ भी चुके हैं, बस थोड़ा वेट करो। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी स्टेलर स्टार का ही है। अगर अभी तक नहीं देखा तो एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि आगे की कहानी काफी इंटेंस है। और अगर इस वीडियो पर भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं बिना किसी गैप के पूरी सीरीज का हर एक पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। ये बात मैं क्लियर करके जा रहा हूं। कभी न देखा था जिसे, आ गया वो जिंदगी में कैसे।